वैसे तो आपने प्रेम की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक तरफा प्रेम की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें एक आईपीएस के बेटे को अपने ही जूनियर लड़की से एक तरफा प्रेम हो गया। जब लड़की के सामने उसने अपने प्रेम का इजहार किया तो उसने मना कर दिया। लड़की के मना करने के बाद भी उसने बहुत कोशिश की कि लड़की मान जाए, लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो उसने एक खौफनाक योजना तैयार की और एक तरफा प्यार में पागल इस लड़के ने उस लड़की के घर गया और उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी, जिसे वह अपनी प्रेमिका समझता था। लड़के ने अपने हेलमेट से लड़की के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने देश की न्याय व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी थी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। अपराध की दुनिया की एक नई सच्ची कहानी के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे दिल्ली में हुए एक बलात्कार और ब्रूटल मर्डर की कहानी, जिसने पूरे देश में एक समय में तहलका मचा दिया था, जिसमें लोगों को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। अखबार और टीवी पर यह वारदात सुर्खियों में बनी रहती थी। आइए कहानी शुरू करते हैं। 1996 की बात है। प्रियदर्शनी मट्टू 26 साल की थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घर था। वहीं पास के स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। बीकॉम करने के लिए जम्मू चली गई। चाचा ने कहा कानून की पढ़ाई करनी है। चाचा ने दिल्ली में अपने पास मट्टू को बुला लिया। मट्टू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में एलएलबी में एडमिशन लिया। वह गाना बहुत बढ़िया गाती थी, इसलिए उसके दोस्त उसे टॉम बॉय कहने लगे थे। पुलिस अधिकारी का बेटा संतोष सिंह भी डीयू से लॉ कर रहा था। वह प्रियदर्शनी का सीनियर था। उसके पिता आईपीएस जेपी सिंह जम्मू कश्मीर में आईजी थे। संतोष की नज़र एक दिन उस पर पड़ी तो पहले उसने दोस्तों के जरिए प्रियदर्शनी के बारे में जानकारी जुटाई। उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रियदर्शनी ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बावजूद इसके संतोष पीछे नहीं हटा, मानो उसने तय कर लिया हो कि प्रियदर्शनी को प्रेमिका बनाकर ही मानेगा। एक दिन संतोष सिंह ने डीयू कैंपस में ही प्रियदर्शनी को प्रपोज कर दिया। लड़की ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद फिर प्रपोज करते हुए संतोष ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें इसका पछतावा होगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में मेरे जैसा लड़का ही चाहिए। प्रियदर्शनी नहीं मानी। संतोष सिंह पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से निकल गया, लेकिन उसने प्रियदर्शनी का पीछा नहीं छोड़ा। अब वह बुलेट लेकर कभी कैंपस में तो कभी किसी चौराहे पर प्रियदर्शनी के पीछे लग जाता था। प्रियदर्शनी, जिसे घर वाले प्रेम से प्रिया बुलाते थे, संतोष की हरकतों से इस कदर परेशान हो गई थी कि एक दिन उसने इस बात की जानकारी अपने पिता चमनलाल मट्टू तक को दी। पिता ने प्रियदर्शनी से कहा, तुम पुलिस के पास जाओ और केस दर्ज करवाओ। प्रियदर्शनी पुलिस के पास पहुंच गई। आईपीएस जेपी सिंह के बेटे का मामला होने की वजह से पुलिस ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन दबाव बढ़ा तो मामला दर्ज कर लिया। राजेंद्र सिंह नाम के सिपाही की ड्यूटी प्रियदर्शनी की सुरक्षा में भी लगा दी गई। इसी दौरान संतोष ने भी प्रियदर्शनी के खिलाफ एक साथ 2 डिग्रियों के लिए पढ़ाई करने का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज करवा दी। डीयू प्रशासन ने इसकी जांच की तो पाया कि प्रियदर्शनी ने एमकॉम पूरा करने के बाद एलएलबी में एडमिशन लिया है और संतोष सिंह झूठ बोल रहा है। 23 जनवरी 1996 प्रियदर्शनी अपने बसंत विहार वाले फ्लैट में थी। संतोष सिंह वहां बाइक से पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। प्रियदर्शनी के नौकर वीरेंद्र प्रसाद ने दरवाज़ा खोला
और कहा, तुम यहाँ कैसे? संतोष बोला, कुछ नहीं, बात करने आए हैं, अब सब सही हो जाएगा। वीरेन ने संतोष को अंदर जाने दिया और खुद घर का सामान लाने बाहर चला गया। संतोष सिंह अंदर पहुंचा तो वह अपने असली रूप में आ गया। प्रियदर्शनी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने विरोध किया तो संतोष उस पर टूट पड़ा। पहले पिटाई की, फिर सहमी प्रियदर्शनी के साथ उसने रेप किया। इसके बाद वह जो हेलमेट लेकर अंदर गया था उसी से प्रियदर्शनी के चेहरे पर 14 बार वार किया। प्रियदर्शनी चीखती रही लेकिन संतोष उस पर हमले करता रहा। बाद में हीटर के तार से उसने प्रियदर्शनी का गला घोंट दिया। इसके बाद वह बड़े आराम से वहां से भाग गया। शाम 5:30 बजे जब हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह प्रियदर्शनी के घर पहुंचे तो उनके साथ कांस्टेबल देव कुमार भी थे। उन्होंने घर की घंटी बजाई लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। कुछ देर इंतजार कर जब वो पीछे के दरवाजे से जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सामने का दरवाज़ा तो पहले से ही थोड़ा खुला हुआ है। अंदर गए तो घर का नज़ारा जो उन्होंने देखा उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा प्रियदर्शनी का शव कमरे में बेड के नीचे पड़ा था, मुंह से खून निकला हुआ था और चारों तरफ कमरे में खून ही खून फैला था। यह सब देख राजेंद्र के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन को फ़ोन लगाया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रियदर्शनी के शव के पास टूटे हुए कांच के टुकड़े और कुछ बाल पड़े हुए थे। जांच कर रही पुलिस टीम ने सब कुछ इकट्ठा किया। जिस हीटर के तार से प्रियदर्शनी का गला घोंटा गया था वह भी वहीं पड़ा था। पुलिस ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। प्रियदर्शनी के माता पिता को अब तक इस बारे में जानकारी नहीं मिली थी। शाम को 7:30 बजे जब प्रियदर्शनी के पिता चमनलाल मट्टू और मां घर वापस आए तो उन्हें पता चला कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है। प्रियदर्शनी की मां रागेश्वरी ने उस समय सबसे पहले इस घटना के लिए संतोष का नाम लिया था। उन्होंने पूरी बात बताई पुलिस को कि कैसे संतोष उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और उसके लिए किस हद तक पागल था। इसके बाद संतोष को पूछताछ के लिए पुलिस ने थाने बुलाया, लेकिन संतोष को पकड़ना या दोषी साबित करना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि संतोष के पिता खुद उस समय जम्मू कश्मीर में आईजी थे। जल्द ही उनकी पोस्टिंग दिल्ली में होने वाली थी। इसी कारण से प्रिया के घर वालों को भी चिंता थी कि उन्हें न्याय मिल पाएगा। प्रियदर्शनी के घर वालों का डर सही निकला। जांच के दौरान कई ऐसी बातें हुई जो किसी भी देश की न्याय व्यवस्था को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। पुलिस ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि प्रियदर्शनी का दुष्कर्म नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी लिखा कि संतोष को फंसाने के लिए उसका ब्लड सैंपल पहले लिया गया और उसे प्रियदर्शनी के अंडरवियर में डाला गया ताकि वह दोषी साबित हो सके। वारदात के 3 साल बाद 3 दिसंबर 1999 को दिल्ली की सेशन कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी कर दिया। जज जीपी थरेजा ने कहा कि हम जानते हैं कि हत्या संतोष सिंह ने की है, लेकिन सीबीआई ने जो सबूत सौंपा है वो बेहद घटिया है। सीबीआई ने अपना काम सही से नहीं किया। ये फैसला जैसे ही लोगों को पता चला, हंगामा हो गया। दिल्ली से शुरू हुआ हंगामा पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा। देश में पहली बार लोग इंसाफ के लिए कैंडल लेकर बाहर निकल पड़े। फैसला पूरे देश के लोगों में गुस्सा पैदा कर रहा था। एक बेबसी थी, दिन दहाड़े एक बेटी का कत्ल कर दिया गया और अपराधी का नाम जानते हुए भी उसे जज ने खुला छोड़ दिया था। उस समय मट्टू की मां ने कहा था कि न्याय हार गया है और गवाहों और सबूतों को नज़रअंदाज किया गया। पब्लिक सड़क पर थी। पब्लिक के लोगों में से
कई लोगों ने मिल करके एक जस्टिस फॉर प्रिया नाम का संगठन बनाया। धीरे धीरे इससे लोग जुड़ते गए और प्रियदर्शनी को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई। इसी बीच सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की और 6 साल तक सुनवाई हुई। 6 साल बाद 2006 में संतोष को हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया और निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उसे फांसी की सज़ा सुनाई। सीबीआई ने कोर्ट में यह साबित किया कि डीएनए टेस्टिंग में जो लिक्विड का इस्तेमाल हुआ था वह सीमन था और वह प्रिया की बॉडी से मिला था, वह संतोष के ब्लड से मैच हुआ था। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जांच के लिए जो इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने कुप्पू स्वामी का बयान नहीं लिया था, जबकि स्वामी ने वारदात वाले दिन ही ये बता दिया था कि उसने संतोष को घर में अंदर जाते देखा था। इन सब से पता चलता है कि संतोष के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद संतोष ने सजा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे दिया। बाद में 6 अक्टूबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने संतोष की सजा को फांसी से घटाकर उम्र कैद कर दिया। उस वक्त प्रियदर्शनी के पिता चमनलाल मट्टू ने कहा था, कोर्ट से हमें ये उम्मीद नहीं थी। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।